नमस्कार। मैं नरेंद्र पांडे एक बार फिर से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू यानी हमारे प्रिय चंपू भैया के साथ आज बैठा हूँ बात करने के लिए दरबार में। आज का मुद्दा मैं रख रहा हूँ कि जिस तरह से भी दुबई में बाढ़ आई है और छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे थे, रायपुर में पूरे नवरात्रि में पानी बरसता रहा। कहीं सूखा पड़ रहा है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है और हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है। मौसम अचानक बदल जा रहा है, कभी अच्छी खासी ठंड रहती है फिर एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बात करने के लिए इसे बुलाया क्योंकि हमारे चंपू भैया जी 2009 में ओफेन का जो सम्मेलन हुआ था उसकी वर्कशॉप में भी थे और संभवतः 2011 में जर्मनी में एक कार्यगोष्ठी हुई थी। आप उसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। तो ये जो पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, थोड़ा सा उस पर हम आज बात करते हैं चंद्रशेखर साहू जी से। चंपू भैया, ये जो परिवर्तन दिख रहा है अचानक और दुबई जैसे क्षेत्र में जहां एकदम से बाढ़ आ गई, जबकि सबसे डेवलप्ड रोड वहां की कही जाती है, नालियां दुरुस्त हैं और हमने देखा कि गाड़ियां बह रही हैं। पिछले साल आपने देखा कि राजस्थान में भी अच्छी खासी बाढ़ आ गई थी। तो हमने देखा कि पिछले कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में भी अचानक हिमस्खलन हुआ और बहुत से लोगों ने जान गंवाई, बहुत सारे धन माल की हानि भी हुई। आप इतने सारे सम्मेलन में क्या कहता है आपका अनुभव, जिस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग की बातें कही जा रही है? देखिए, जलवायु परिवर्तन एक सर्वकालिक समस्या है, सर्वदेशिक समस्या है। और इस समस्या की विकरालता, भयंकरता उस समय यदि भांप ली जाती, आंक ली जाती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अभी अभी दुबई की घटना, जो सबका डेस्टिनेशन है, हाँ। शादी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई एक्टिविटी हो, यानी दुबई नाम लेने से लोग जो है वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वहाँ स्थिति ये है कि जनजीवन पूरे संकट में है। कुछ साल पहले आप कश्मीर में 100 साल बाद जो बारिश नहीं हुआ था, वहाँ बारिश हुआ। उत्तराखंड का आप जिक्र कर ही रहे हैं, वो पूरे देश और दुनिया को उद्वेलित करने वाला विषय रहा है। हमारे अपने कितने लोग वहाँ काल कवलित हो गए, जल प्रलय कहना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं प्रकृति का एक संकेत है कि आप उनके साथ संतुलन बनाइए। ये धरती, ये आकाश, ये पंच महाभूत, ये पंच तत्व ऐसे ही नहीं बनाए। तो संकेत देता है आपको कि आप सुधर जाओ, आप अपने मर्यादा में रहो। मनुष्य, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, उसकी भी एक अपनी सीमा है। भारत बार बार जो वसुधैव कुटुंबकम की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है इसलिए करता है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए। पिछली बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यूएनओ को, कई बार मुझे यूएनओ में जाने का अवसर मिला, उनके कॉन्फ्रेंस में, उनके ग्लोबल समिट में उपस्थित होने का, सम्मिलित होने का अवसर मिला। गुजरात में आए थे गुटारेस साहब, जो सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ को। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम एक मिशन लाइफ तैयार किए। मिशन लाइफ का मतलब केवल एक शब्द नहीं है, हम प्रकृति के साथ अपने जीवन को, अपने तारतम्य को बढ़ाएंगे। एक बात मेरे को अभी बात करते करते याद आ रही थी। चंपू भैया सांसद थे और उस समय मीडिया में कुछ खबरें उछली थी, आप साइकिल से संसद भवन जाया करते थे। निश्चित रूप से साइकिल चलाना और साइकिल से संसद में जाना एक मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभूति रहा है। और पूरे दिल्ली के माध्यम से पर्यावरण पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का, और खासकर भारत के सबसे बड़े फोरम संसद में साइकिल से जब जाता था, लोग पूछते थे, तो मैंने फिर एक छोटा सा बोर्ड लगाया कि प्रदूषण हटाओ, दिल्ली बचाओ। उसका सीधा संकेत था, दिल्ली के जो महाप्रदूषण है उससे हम सब पीड़ित हैं। महीनों तक मैं कनॉट प्लेस नहीं गया, क्योंकि वहां जाने से अजीब सी अनुभूति होती। तभी तो सीएनजी का कॉन्सेप्ट उस समय शुरू हुआ था, शुरू हो रहा था, उसमें तेजी लाई गई। तो साइकिल चलाने का और साइकिल में संसद भवन जाने का मतलब था कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। मैंने उस समय भी पहल की थी, इन्वायरमेंट फॉर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फोरम फॉर इन्वायरमेंट। आज वो कायम है कि नहीं कायम है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम सोचना चालू करें। एक तेजी से परिवर्तन हुआ। उसके बाद तो देखिए, आज ये 1998-99 की बात है, आज 2024 में हम कैसी स्थिति देख रहे हैं। कदम कदम में कहीं बारिश है, कहीं बाढ़ है, कहीं आंधी है, कहीं तूफान है। चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई उपमहाद्वीप हो, कोई महाद्वीप हो,
कोई अमेरिकन कंट्री हो, कोई एशियन कंट्री, कहाँ कहाँ ही नहीं चल रहा है। एक प्रलय, एक अलग अजीब किस्म का दृश्य आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम अपने मूल जो भाव है, प्रकृति के साथ जुड़ाव और पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति हम अपने कर्तव्य का निर्वहन। जब आप यूनो में जाते थे तो जिस बात को चिंतन होता था उस पे अब तक आपको क्या लगता है कितना काम हो रहा है? क्योंकि हम बात करते हैं प्रकृति के साथ रहने की, पर्यावरण के साथ रहने की, मगर एक तरफ दलील ये भी दी जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, लोगों को शहर की ओर आना है, शहर आना है मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी होंगी, इमारतें बननी होंगी, कल कारखाने लगे हैं, जिसके लिए थोड़ी बहुत पेड़ पौधे तो काटने पड़ेंगे। देखिए, ये जो विकास का हमारे पास अवधारणा है, ये वास्तव में संकट को निमंत्रण देने का न्योता है। जितना हम तेजी से विकास कर रहे हैं, सभ्यता का और विकास का मतलब ये नहीं है कि आप पर्यावरण को नष्ट करें, हमको संतुलन बिठाना होगा। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में पहली बार रियो डी जेनेरो में 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उसके ठीक 20 साल बाद 2012 में जब विकास सम्मेलन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ जलवायु परिवर्तन को लेकर, मैं उसमें पहुंचा था और वहां यही चर्चा हुई थी 20 साल में क्या हुआ, विकसित देशों ने क्या किया, अमेरिका क्यों उसके जो अनुशंसा है उसको क्यों पालन नहीं कर रहा है, चाइना क्यों नहीं पालन कर रहा है, दूसरे विकसित देश क्यों नहीं पालन कर रहे हैं, ये जो फंड है कार्बन उत्सर्जन को लेकर उसको वो क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्यों विकासशील देशों को और या जो गरीब देश हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं। आज कई ऐसे देश हैं जो विनाश के कगार पर है। मुंबई देखिए, समुद्र के किनारे है, कब समुद्र में ज्वार भाटा आया और कब वो कहाँ चपेट में ले ले, भगवान न करे कभी ऐसा दिन किसी भी जगह को देख लेंगे। बांग्लादेश की यह स्थिति है। तो ये जो आने वाले 10 साल 20 साल उसके बाद का जो विषय है वो यूएनओ के माध्यम से वैश्विक हर साल के सम्मेलन में ये बात उठाई जाती है। एक अनुशंसा, एक जनरल रिकमेंडेशन, एक कॉमन रिकमेंडेशन पारित किया जाता है। लेकिन जो विकसित देश हैं वो उसका पालन नहीं करते। भारत को कहते हैं आप अपनी एनर्जी कम करो, आप अपना ये कम करो, आप अपना ये जो गोबर है उसका इस्तेमाल कम करो। अब तो मैंने वही कहा जाकर, ये जो हमारा गोबर है, गाय का गोबर है, ये पर्यावरण को संतुलित करने का एक बड़ा तत्व का काम करता है और आखिर वो सिद्ध हुआ है आगे। बिल्कुल। चेरनोबिल के जो परमाणु संयंत्र की दुर्घटना हुई उसमें जो डिस्टेम्पर बनाया गया वो गोबर के आधार पर बनाया गया था। आज भी उसका इस्तेमाल हो रहा है और आज अपने छत्तीसगढ़ में भी चलने लगा है। जी, निश्चित रूप से गोबर से हम अपना रूफिंग करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो कुल मिला के ये जो विकसित राष्ट्र हैं, बड़े देश हैं, चाहे वो आपके यूरो कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्री हो, चाहे और भी कोई देश हो जो महाशक्ति हो, ये यदि इसका पालन करना चालू करें तो बहुत तेजी से हम अपना जो टारगेट है, लक्ष्य निर्धारित होता है वैश्विक सम्मेलनों में, जिसमें मैं कई बार गया, रियो डी जेनेरो, जर्मनी का बोन, कोपेनहेगन का हुआ था और उसके बाद फिर और में यूएस में हुआ और से कई जगह हुआ, पेरिस में हुआ। पेरिस में भले मैं नहीं गया था, लेकिन पेरिस का जो सम्मेलन है वो इस मामले में चर्चित हुआ कि उसमें जो कितना किसने पालन किया उसका एक पूरा खाका, एक चार्ट बन गया था और आज भी उसकी चर्चा होती है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी हमेशा हर मंच पर करते हैं। और उन्होंने एक अलग विभाग, जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया है, हमने भी पहल की थी छत्तीसगढ़ में, तो वो अपना काम पूरा करे। आज ये संकट छोटा मोटा संकट नहीं है, कब कहाँ किस विनाश किस रूप में आ जाए बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। जब बात जलवायु परिवर्तन की और जब ग्लोबल वार्मिंग की आती है तो ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट की बात होती है, ये कितना कारगर लगता है आपको? नहीं, ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट में भी कुल मिला के हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम क्यों पैसा दें, हम क्यों लगाएं, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसको कहते हैं कि फेस वॉश जिसको कहते हैं वो करते हैं। बस हमने दिखा दिया, हमने वो कर दिया, तो चेहरा दिखाना है, कागजी कार्रवाई करनी है, इतने में काम हो गया। जलवायु परिवर्तन की बात को मैं, एक तो इंटरनेशनल की बात हो गई, अभी तक दुबई से हुआ, भारत भी अब इससे अछूता नहीं है। इस तरह की मैंने जिक्र भी किया, जब आपने मुंबई का जिक्र कर लिया, हमने अभी आपको उत्तराखंड में केदारनाथ की बात कही, इसके पहले हमने देखा था कि राजस्थान में भी काफी तेज बाढ़ आई थी, मध्य प्रदेश की तरफ दिखता ही है, बिहार का तो कई हिस्सा बाढ़ में ही चल रहा है और ग्रामीण परिवेश धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
ऐसे डेवलप होते भारत में जलवायु परिवर्तन को कायम रखा जा सके, हम धान के कटोरा थे और धान के कटोरा बने ही रहे, तो जम्बू भैया का सुझाव क्या होगा? देखिए, हमारा तो कहना ये है कि हम सबसे पहले प्रकृति के प्रति उत्तरदायी बने। ये मेरा ज़मीन है, मैं इसके यहाँ के पानी को बचाऊँगा, पानी के संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए काम करूँगा और प्रदूषण को हटाने के लिए अपने स्तर से जो भी हो सकता है, वो करूँगा। यदि ये संकल्प शुरू होता है, तो वो व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सामूहिक, सामाजिक और फिर उसके बाद राष्ट्र का संकल्प और उस दिशा में फिर आगे चलें। देखिए, सफाई अभियान की यात्रा शुरू हुई जी। 2014 में। मैंने एक दांडी यात्रा निकाला, उसके डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, दांडी यात्रा कैसे की। चंपारण से चमसूर तक लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप ये दांडी यात्रा, सफाई दांडी यात्रा क्या कर रहे हैं। कुछ दिन बाद देखिए तो सफाई अभियान को राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया गया। बिल्कुल। भारत के संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और कितना बड़ा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन बना जी। और वो कोरोना काल में कितना काम आया है। बिल्कुल। आज भी हमारे सफाई, स्वच्छता और जो भी हम उसको अन्य रूप में ले लें, शौचालय निर्माण से लेकर सभी चीज़ों को, उस सफाई अभियान को हम निरंतर जारी रख सकते हैं। पहले कोई मेहमान आता था गांव में, आपने ग्रामीण परिवेश की बात कही, तो पहले एक लोटा पानी देते थे, वो अपना हाथ और पैर धो के फिर बैठते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो उनके साथ अपनी बातचीत होती थी। अपन नीचे बैठ के भोजन करते थे। बिल्कुल। कम से कम जो कृत्रिम चीज है उसका इस्तेमाल कम होता था। जी हाँ। और भी जो चीजें हैं, प्लास्टिक है, उसका उपयोग कम होता था। आज तो हम अंधाधुंध कुछ भी किए जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये सड़क निर्माण में ये जितने पेड़ वेड़ कटते हैं जी, उसका कहीं पक्षधर नहीं, उसको रिप्लेस करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो आप। जब हम विकसित भारत 1947 से 2047 की बात करते हैं, तो हमारा जो सड़क बन रहा है वो आगने वाले 20 साल तक और 40 साल के बाद क्या होगा वो तो पहले प्लानिंग करें। बिल्कुल। ये मैंने अंतर देखा है लगभग 10 राष्ट्रों के, अन्य देशों के यात्रा के बाद, कि वो उनका प्लानिंग कम से कम 25 साल से नीचे का नहीं होता है। तो भैया आपने अभी बात की ग्रामीण परिवेश की, वो बात बिल्कुल सच है, पर अब धीरे धीरे ग्रामीण में भी यह कल्चर खत्म सा होता चला गया और लुप्त होता चला गया है कि कोई लोटा में पानी लेकर के आएगा, आप पैर हाथ मुंह धोओगे, फिर अंदर जाओगे, उसके बाद फिर आपको जल मिलेगा। अब तो सीधे जल आता है, पानी पिया है पियो। गिलास जो हम कांसे और उसकी हमें यूज किया करते थे, अब तो वहां पे प्लास्टिक की गिलास अब मिलने लगी है, यूज करो और फेंक दो। ज्यादा चलन अब गाँवों में ही ज्यादा हो गया है इसका। प्लास्टिक का जो उपयोग है, इससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन में एक कारक इसको भी माना जा रहा है, एक। और दूसरा जो रोड बन रहा है, और आपने कहा कि जो वहां पे वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, उनका ट्रांसफर होना चाहिए। क्या प्रोसेस हो सकता है? टेक्नोलॉजी की हमारी बात होती है, टेक्नोलॉजी तो हो, कम से कम वो पेड़ है उसको आप वहाँ रिप्लेस कर सकें। कहीं कहीं हुआ भी है, लेकिन वो मास स्केल पर जो पेड़ कटता है उसका असर बहुत समय तक रहता है। आप देख लीजिए, गांव में भी हम लोग कुल्हड़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कांसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कांसे के ही बर्तन में भोजन करता हूँ आज भी, चाहे गांव जाऊं या अपने यहाँ रायपुर में रहूं। और उसके साथ साथ प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम हो, तो प्लास्टिक पर बंदिश लगाई जाती है, लेकिन बड़े बड़े मल्टीनेशनल से लेके सारे जो कॉर्पोरेट लोग हैं वो इसको होने नहीं देते। तो ये जो मार्केट मैकेनिज्म है, कई शब्दों में हमें कह सकते हैं उपभोक्ता संस्कृति, अब उनका टारगेट है कि ग्रामीण उपभोक्ता को अपने रेंज में लाए, अपने हद में लाए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए दुनिया भर का हर चीज वो तकनीक इस्तेमाल करते हैं। उसी का असर है कि हमारा जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रहा है। हम दातुन नहीं करते हैं, हम ब्रश करते हैं। आप देखिए, बिल्कुल पेड़ कट गए हैं तो दातुन नहीं है, ऐसा बात होती है, लेकिन जितना है उसका तो इस्तेमाल करें भाई। बिल्कुल, ये चुनौतियां तो खड़ी है। तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे विराम करेंगे। चंपू भैया जी से आज हमारी बात हो रही थी, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू पूरे विश्व में चल रहा है। अनायास कभी मौसम बदल जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो कहीं अचानक ही सूखा रहता है। हर 15-20 दिन में मौसम बदल जाता है। अगला विषय हम चंपू भैया से रखेंगे, पर अब आपको नहीं बताएंगे।
मैं चाहूँगा कि आप अपने विषय ज़रूर हमें लिख कर के भेजें कि आप चंपू जी से क्या सुनना चाहते हो, किस विषय पे बात करना यहाँ पे उचित रहेगा, क्योंकि आपके पास में जलवायु परिवर्तन का अनुभव है। चंपू भैया कृषि मंत्रालय देख चुके हैं, चंपू भैया श्रम के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो विषय बहुत सारे हैं। आपने फाइनेंस भी समझा हुआ है, तो आपके साथ में हम अलग अलग पहलू पे बात करते रहेंगे, लेकिन मुझे आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। तो आज हम कर लेंगे अब अल्प विराम, क्योंकि फिर मिलेंगे। नमस्कार।